जैनेन्द्र कुमार। शहर के एक ओर एक तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है और समय 12 के ऊपर हो गया है। दो प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं, लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। वह सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, अलस भाव से वह तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है तो यहीं की कोयले न बुझ जाएं, न जाने कब आएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर नहीं रही है। जब वह आएंगे तब रोटी बना देगी। वह जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं और उसने झल्ला कर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींच कर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने जीन पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रह कर चली गई और फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरणपति आए। उनके पीछे पीछे 3 और उनके भी मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते चले आ रहे थे और खूब गई थे। कालिंदी चरण मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में बहुत कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र करना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ को मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? जो लोग जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं, वे बच्चे हैं। हाँ, वे बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की, हमें नहीं मोह बाल बच्चों का, हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरे जो डरते हैं। हम जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने में लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि न उसने खाना खाया है, न मित्रों से खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे लबे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिका कर वह बैठी है। बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, अस्पृश्य और मनोरम और हरियाली। भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही समझ में नहीं आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है। वह
पर वह जानना चाहती है। उसने बहुत चाहा है कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है। फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी? सोचती है, कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है? अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका अनायास भाव से पति के साथ रहती है। काम तो सेवा है, बस वह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जान चुकी है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है, तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती हो? पर सुनकर वह चुप रह गई है। सोचती रह गई कि देखो यह कैसी बात करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। पर वह जितने हाकिम लोग हैं वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट, मुंशी, चपरासी, थानेदार तथा वायसराय के ये सब सरकारी हैं। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है, पर यह उसी से लड़ने में तन मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे सादे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हर दम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने जोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे वह इसी तरह की बातें सोच रही है। देखा, अब 2 बजेंगे। उन्हें न खाने की फिक्र, न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उनका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटक कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे ओठ याद आते हैं। अठखेलियां याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। वह यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ उससे देखा नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, इसके प्रति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से मर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद से मथ उठती है। तब वह विह्वल होकर आँख पोंछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है, पर अकेले में वह कुछ करे रह रह कर वह याद वहीं वह मरने की बात उसके सामने ही रहती है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी। अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में घुसे। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रही। उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और
बटलोई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी। कुछ भी बोली नहीं। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ हैं, खाना बना सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हंसकर क्यों नहीं कह देते हैं कि कुछ और खाना बना दो। जैसे मैं गैर हूँ, अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ, इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से में घुट कर रह गई। क्या बोल भी नहीं सकती। सुनंदा नहीं ही बोली तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर अविवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं हैं, तब वह एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर रुष्ट भी हैं। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्ताप पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी। कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति के और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। इस विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उन्मत्त है। असली काम तो उनका मत उतारने और उनमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि मत उनका टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नोची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य का संतोष ही आता है। पर जब सुनंदा के पास से लौट कर आया तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बना नहीं। बताओ क्या किया जाए? कहीं होटल चले? एक ने कहा कि कुछ बाजार से ही मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातें में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखकर वह चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप ही रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे कि खाना नहीं है। कालिंदी ने छेप कर कहा, मेरा मतलब था काफ़ी नहीं है। दूसरे ने कहा, बहुत काफ़ी है, सब चल जाएगा, देखूं कुछ और हो तो। कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा था कि खाना वहाँ ले आओ? मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ न बोली। चलो उठा कर लाओ थाली, हम किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा था। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती थी। उसने अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान उससे असह्य था। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों?
सुनंदा ने और मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? एक तो बच गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है। अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही न था कि उससे भी खाना है। कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा है। वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया, इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जगता था। मन कठोर यूँ हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसने कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगे। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटा सा है, मानो उसका जो तनिक सा मान था वह भी कुचल गया हो। पर वह रह रह कर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसा जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब नाराज न करूँगी। पर वह अपने तन की भी सुध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर जोर शोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच बीच में हंसी के कहे भी उसे सुनाई दिए। ओह, सहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो यह सोच झटपट हाथ धोकर वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यावश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। कहानी समाप्त। पत्नी जैनेंद्र कुमार।